क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है नोटा से रिलेटेड। 2013 में ये इसके ऊपर जब ये लोकपाल वाला आंदोलन चल रहा था तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात थी। उस टाइम में कुछ और भी मुद्दे उठ कर आए थे। उसमें एक अन्ना हजारे वाला आंदोलन में करप्शन से रिलेटेड एक मामला ये भी आया था कि जो उम्मीदवार है उनकी छवि ठीक होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट है पसंद नहीं है लोगों को तो लोगों के पास चॉइस होना चाहिए कि वो नोटा है, वो नोटा का बटन दबाए। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नन ऑफ द अबव नोटा प्रोविजन इन द बैलेट पेपर ईवीएम इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आपको आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए। क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अनुसार है ये इंट्रोड्यूस किया गया था नोटा वाला ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इफ द नंबर ऑफ इलेक्टोरल opting for nota options is more than the number of votes polled by any of the candidate, then re-election will be conducted for the respective constituency। मतलब क्या है कि जितने वोट किसी को आए हैं, किसी उम्मीदवार को आए, उससे अगर नोटा वाले को ज्यादा आ जाए तो क्या दोबारा इलेक्शन होगा? क्या दोबारा इलेक्शन होगा? या अगर नोटा वाले को ज्यादा आ भी गए तो कोई इश्यू नहीं है, जो बाकी के कैंडिडेट है उनमें ही सबसे ज्यादा वोट वाले को विजेता घोषित किया जाएगा। क्या ऐसा है? या नोटा को विजेता घोषित कर जाएगा? नोटा तो कोई आदमी तो है नहीं, तो क्या सिचुएशन है उस केस में? तो बताइए कि क्या है आपका आंसर। इसका राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है नोटा वाला, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था वो गलत है। मतलब कि जो सबसे ज्यादा जिसको वोट आएंगे, भले ही नोटा के वोट आए लेकिन नंबर कैंडिडेट के ज्यादा वोट आएंगे ना, वो विजेता होगा। इसका मतलब अगर नोटा के ज्यादा वोट आ गए तो नोटा वाले वोट हट जाएंगे, बाकी जो दूसरे नंबर पे है जो कैंडिडेट जिसके वोट आए उसके काउंट होंगे। हालांकि जो नोटा में वोट आए हैं वो किसी की जमानत बचती है नहीं बचती है, उसमें वो काउंट नहीं होंगे। मतलब ये छूट दी गई है कि अगर टोटल जितने वैलिड वोट है नोटा वाले हटा दिए जाएंगे, बाकी जो कैंडिडेट को मिले हैं उसमें से, क्योंकि आपको पता होगा कि 1/6 है वोट चाहिए होते हैं जमानत बचाने के लिए, तो वो वोट है वो नोटा वालों को हटाकर बाकी काउंट होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप जरूर देख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Naval military and air force work is listed in the dash list given in the 7th schedule of the Constitution of India। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि जो नेवल है, मिलिट्री और एयर फोर्स है, इसका काम कौन सी लिस्ट में होता है? क्या स्टेट लिस्ट में होता है, यूनियन लिस्ट में होता है, कंकरेंट लिस्ट में होता है, या किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि ऑब्वियसली ये यूनियन लिस्ट में होगा, केंद्र के अंतर्गत ही आएगा मिलिट्री वाला काम। तो आंसर क्या है इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट सीट लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं? टोटल पार्लियामेंट की सीटें कितनी है? लोकसभा की बात कर रहे हैं हम लोग, उत्तराखंड की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की। हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल, ये 5 लोकसभा की सीटें हैं। 3 है वहां पे राज्यसभा की सीट होती है और 70 विधानसभा की सीट होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 से लेकर 62। पहले 60 साल होती थी रिटायरमेंट एज, अब 62 साल हुई है। आपको यह बताना है कि जो 62 साल एज हुई है हाई कोर्ट के जजेस की, वो किस अमेंडमेंट के जरिए हुई है? वो किस अमेंडमेंट के जरिए हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 15वां अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, उसमें 60 से 62 एज है उनकी कर दी गई थी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सारे क्वेश्चन आप देने की जरूर कोशिश करें आंसर। हो सकता है कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लग सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका है कि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आएगी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी होगी जो आपको शायद पहली बार नजर आए, तो वो आप गूगल सर्च कीजिए, इससे आपका नॉलेज है वो वास्ट हो जाता है। मतलब आपकी जो तैयारी करने का जो स्टैंडर्ड है ना, इस सीरीज जो 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है, इसके बाद में आपकी तैयारी का जो स्टैंडर्ड है काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पे जीएस या जीके मेन होती है, यहाँ कई में तो आती जीके है, तो वो एग्जाम आपके क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एजेंडा इस सीरीज का वो है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। मतलब 2/3 बहुमत वाली चीज में 2/3 बहुमत चाहिए पार्लियामेंट में, वो किसके लिए है? चेंज इन फंडामेंटल राइट, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, या रूल एंड प्रोविजन इन पार्लियामेंट। तो किसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए? ऑब्वियसली क्या है कि फंडामेंटल राइट में 2/3 बहुमत चाहिए। 358 के तहत ये संवैधानिक संशोधन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा। इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शन। देखो, एक इलेक्शन, जब इलेक्शन होता है जिस साल में, उस साल के लिए पूरा बजट पेश नहीं किया जाता। लेकिन जब पूरा बजट पेश होता है उस साल के लिए आपको बताना है कि जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो पार्लियामेंट सिस्टम में कितने महीनों के लिए होता है। मतलब कि जो टेम्परेरी तौर पे पार्लियामेंट है वो इजाजत देती है सरकार को खर्चे करने के लिए, उसको वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। वो कितने महीने का होता है? तो वो पूरे साल का 1/6 मतलब 2 महीने के लिए होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद पूरा जब प्रक्रिया हो जाता है तो फिर फुली फाइनल बजट है वो पास किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1107, हु अमंग द फॉलोइंग गेव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। मोनिस्टिक, जिसको अद्वैत सिद्धांत में बोलते हैं सोवरेनिटी का, ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है ऑस्टिन का सिद्धांत है। ये ऑस्टिन का सिद्धांत दिया हुआ है। और इस सिद्धांत में क्या बोला जाता है कि हर समाज में अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, विच इज एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड एंड इंडिविजिबल, एंड टू विच ए लार्ज मासेज ऑफ सिटीजन शो कंप्लायंस। मतलब कि ज्यादातर लोग है, मेजोरिटी लोग है, वो कंप्लायंस दिखाते हैं। हर समाज में अथॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट होती है, अनलिमिटेड होती है और इंडिविजिबल होती है। अथॉरिटी इज पावरफुल ड्यू टू वेल्थ एंड पीयर ग्रुप। और वो उसके पीछे रीजन ये भी है कि जो अथॉरिटी उतनी पावरफुल होगी अगर उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास में ज्यादा ताकत है, वेल्थ है, पीयर ग्रुप है उसके पास में, तो वो ज्यादा करती है। हम आप बोल सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसको बताने के लिए, समझाने के लिए। जब आप स्कूल कॉलेज में थे, कॉलेज में भी थे, तो कॉलेज में अगर आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं तो कुछ 2-4 बच्चे ऐसे होते थे जिसकी कि सारे ज्यादातर लोग मानते थे बात। वो उसी तरह की बात कर रहा है वो कि मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की। मतलब अगर समाज की बात करें, अगर लार्जर पिक्चर की बात करें समाज में, तो ये भी एग्जिस्ट होता है। हालांकि 70-80 क्लास में जो बच्चे थे उसमें 2-4 बच्चे ज्यादा थोड़े पावरफुल से नजर आते हैं, चाहे वो मस्कुलर पावर हो या उसको इंटेलेक्चुअल लेवल ज्यादा हो या लीडरशिप क्वालिटी हो, लेकिन उनकी बात या वो क्या है कि पूरी क्लास को रन करने की कोशिश कर लेते थे। ठीक है, तो उनको पावर तो किसी ने नहीं दी, फिर भी थोड़ी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से क्या समाज में भी ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 1108। और क्या है 1108 क्वेश्चन कि रूल डैश of the rules of provision and conduct of business in Lok Sabha does not involve a formal motion before the Parliament House. Hence, no voting can take place after discussion on matter under this rule. अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको अखबारों से और जब आप ये चीजें अंडरस्टैंडिंग करते हैं लोकसभा की, तो उसमें आपको ज्यादा नजर आएगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे विपक्ष वोटिंग के लिए सरकार को उकसाता है कि वोटिंग करवानी है। मतलब वो सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, स्पेशली उस केस में जब गठबंधन टाइप का हो, जैसे यूपीए की टाइप में गठबंधन होता था, तो क्या होता था, विपक्ष पार्टी ज्यादातर मुद्दों पर बोलती थी कि वोटिंग करवाओ। लेकिन जो सरकार चाहती है कि वोटिंग ना हो, मतलब उसकी किरकिरी इतनी न हो जाए, डिस्कशन करवा लो, वोटिंग न कराने के लिए तैयार हो। तो ऐसे आपने चीजें सुनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे उठता है, जहां वोटिंग नहीं हो वो कौन सा प्रोविजन है, कौन सा रूल्स है जिसके अंतर्गत डिस्कशन होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है सी, 193 के तहत सरकार आमतौर पर चाहती है कि डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो देखो कुछ एक और भी है, आप देख लीजिए रूल वगैरह। 158 है जिसमें कि वोटिंग बाय डिवीजन का प्रावधान होता है। 180 एडमिसिबिलिटी ऑफ मोशन होता है, मतलब मोशन स्वीकार करता है सदन। 149 प्रोसीजर कंसिक्यूट ऑन डिस्पोजल ऑफ अमेंडमेंट बाय द काउंसिल। और 193 नोटिस फॉर रेजिंग डिस्कशन। ठीक है, तो किसके तहत नोटिस दिया गया है ताकि आगे डिस्कशन हो जिसमें कि वोटिंग का प्रोविजन ना हो? 193 की बात आ रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 1109। 73rd constitutional amendment does not apply to which of the following state।
आपको पता होगा संवैधानिक संशोधन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कौन से राज्य पे लागू नहीं होता, जो आपके सामने दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है एक, मेघालय में लागू नहीं होता 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा जो ऑप्शन थे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होते तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अदर एरिया है जिसको कि हम लोग शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया बोलते हैं, जैसे कि मणिपुर का हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हिल एरिया ऑफ मणिपुर जिसको कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पे एग्जिस्ट होती है, वहां पे एग्जिस्ट करती है, वही फैसले करती है। इसके अलावा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, जहां पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे ये अप्लाई नहीं होते। पार्लियामेंट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट टू द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन एज इट मे स्पेसिफाई। ठीक है, ये जो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है 73rd अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड। वो पहले भी इस पर्टिकुलर जो सेशन चल रहे हैं उसमें आए हैं, तो वो भी आप इसको कनेक्ट कीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली लिस्टेड, निम्नलिखित में से क्या गलत है वो लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या गलत है इसमें? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 1990 में आई थी क्या? नेशनल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर 2000 में, नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड वर्कप्लेस और नेशनल यूथ पॉलिसी। जो बच्चे थोड़ी सिविल सर्विसेज का हायर एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको एग्जाम में आमतौर पे जो मेंस होता है उस इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। पॉलिसी के ऊपर लिखना कि ये पॉलिसी है क्या। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ये इसमें से गलत है, बाकी तीनों ठीक है। जो नेशनल पॉलिसी है वो 1986 में आई थी, हालांकि 2019 है उसमें भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो आई है, उसका ड्राफ्ट जनता के सामने डिस्कशन के लिए है और उसके बाद आगे उसको प्रोसीड करना है। उसके अलावा नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 में भी आई है, लेकिन 2003 में भी थी। इससे रिलेटेड गलत कौन सा ये क्वेश्चन है? तो गलत तो यही है। ठीक है, 1990 में नहीं थी, ठीक है, 1986 में थी और 2019 में। अगला क्वेश्चन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और आपको थोड़ा सर्च भी गूगल भी करना होता है कई मुद्दों पे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और हो जाए। जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या खास बात की गई है, क्यों क्वेश्चन ये आ सकता है कौन कौन से साइलेंट फीचर है, उस पर आपको 200 शब्दों में लिखना है। तो अगर किसी हायर एग्जाम का दे रहे हैं तो आपको सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी में आगे भी क्या है, वो भी तो बताना है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTGR क्या है। ठीक है, तो आपने अखबारों में ये चीजें सुनते होंगे कि उस एरिया में, जैसे अंडमान एंड निकोबार में कुछ एक प्रजातियां हैं, जनजाति रहती हैं, वहां पे लोग नहीं जा सकते। एक कोई अमेरिका का बंदा गया था जिसको शूट कर दिया था, वो मतलब उन्होंने मार दिया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है जाना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि वो लोग क्या है कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है, आदि मानव की तरह रह रहे हैं। ये आदि मानव तो कुछ ज्यादा वर्ड हो गया है, लेकिन क्या है कि एक बहुत ही ट्राइब होती है, कई बहुत पिछड़े होते हैं, कई तो ऐसे होते हैं बहुत एडवांस होते हैं। ठीक है, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगी एडवांस भी, लेकिन कुछ एक ऐसे जैसे अंडमान निकोबार में पिछड़े हुए। तो क्वेश्चन वहीं से बन रहा है कि जो बहुत ज्यादा वुलनरेबल है, बहुत ही ज्यादा संजीदा मतलब आप बोल सकते हैं कि जिसपे अटैक हो सकते हैं, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उन ट्राइबल ग्रुप के लिए कुछ एक खास बातें यहाँ पे क्राइटेरिया है। ठीक है, ए प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही पुराने स्तर की, जैसे कि हल से भी नीचे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी, लिटरेसी तो सोचिए ही मत वहां पे कि कोई पढ़ा लिखा भी होगा, ऐसा भी नहीं है। स्टेगनेंट पॉपुलेशन, स्थिर आबादी। सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि उनका जीवन यापन बहुत ही खराब सा है। तो बताना आपको कि कौन सी स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड वो गलत, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरह के ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वो चारों ही क्राइटेरिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए, आपको मजा भी आएगा, पता भी चलेगा। ऐसे भी हमारे समाज में अभी भी लोग रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा अति पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है, और चाहे तो ये भी आप पढ़ भी सकते हैं, और भी इसके ऊपर जिसके पास PDF है कुछ और भी बातें बताई गई है, कौन कौन से आर्टिकल है इससे रिलेटेड, तो वो भी आप जरूर पढ़ सकते हैं। ठीक है, when the Constitutional Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, it reduced membership
जब ये संवैधानिक सभा बन रही थी, इस दौरान क्या है कि आपको पता है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग बन गए थे। 31 अक्टूबर को, भारत बनने के 31 अक्टूबर 1947 को ये दोबारा मीटिंग होती है संवैधानिक सभा की, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के लिए। तो क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो गया था, बताना आपको कि मेंबरशिप कितनी हो गई थी, उसके बाद में मेंबरशिप है कितनी हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है 299 है, वो हो गई थी। मेंबरशिप कितनी हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 299 हो गई थी, ठीक है। पहले कितनी थी? 389 ओरिजिनली थी, 299 हो गई थी, जो स्टार्टिंग में फिक्स की गई थी। और जो प्रोविंशियल स्टेट थे 93 से 70 हो गई थी, और जो बाकी जो प्रोविंसेस है, ठीक है, सॉरी, प्रिंसली स्टेट की 70 हो गई थी, और जो बाकी प्रोविंशियल स्टेट्स है उसके 229 हो गई थी, क्योंकि बाकी का पोर्शन है पाकिस्तान में चला गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946 और 47? आपको ये बताना है कि जब ये अंतरिम सरकार बनी थी भारत की, उस टाइम में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस दौरान भारत के वित्त मंत्री है कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान के बारे में आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो गूगल कीजिए, इससे आपको और भी कोई चीजों का आइडिया हो जाता है। क्योंकि जब आप इस तरह रिसर्च करते हैं, खुद करते हैं, तो भूलते नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी क्या है कि कैन इश्यू एन ऑर्डिनेंस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट से वो इंस्ट्रक्शन मिले तभी वो इश्यू कर सकते हैं क्या? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्या? कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ एनी, कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रिकमेंडेशन करेगी तो वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं जारी। कैन इश्यू ऑर्डिनेंस ऑफ हिज ऑन डिस्क्रेशन, के अपने आधार पे, अपने विवेक आधार पे वो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं। कैन नॉट इश्यू एनी ऑर्डिनेंस, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में पावर नहीं होती ऑर्डिनेंस इश्यू करने की? ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर है वो ए है। कैन इश्यू ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस इश्यू कब होगा? जब प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्ट करे और इंस्ट्रक्शन लेनी होती है। तो ये थोड़ा सा आप जरूर देख सकते हैं, आमतौर पर स्टूडेंट है इस वाला क्वेश्चन यूनियन टेरिटरी का ऑर्डिनेंस वाला गलत करते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये जरूर आप देख सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसका ए, इसका राइट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और आप पीडीएफ में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसके कुछ और भी फीचर्स दिए हुए हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यूपीएससी कैन सर्व द नीड ऑफ ए स्टेट, किस कंडीशन में? बहुत सारे राज्य है जहां पे राज्य अगर ये चाहता है कि यूपीएससी मेरा एग्जाम ले ले, हालांकि आमतौर पर राज्य ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि उसकी खुद की ईगो हर्ट होती है, संघीय ढांचे में भी कहीं न कहीं उसको लगता है कि छेड़खानी हो रही है यूपीएससी अगर उसका एग्जाम ले। लेकिन ऐसा हो सकता है, कब हो कि यूपीएससी उसके एग्जाम ले ले, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यूपीएससी उसकी नीड को सर्व कब करेगी? व्हेन रिक्वेस्टेड बाय प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करेंगे, या गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे, या प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, या फिर क्या विद द अप्रूवल ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। क्या ठीक है इसमें से? क्या ठीक है? कौन सी कंडीशन है वो ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर होगा। गवर्नर रिक्वेस्ट करेंगे, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, तो यूपीएससी राज्य की जो डिमांड है उसको पूरा कर देगी। इसका राइट आंसर क्या है? ए, इसका राइट आंसर है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट वैसे रट्टे मार के रखता है यूपीएससी कर सकती है, लेकिन उसको एक्चुअल में प्रोसेस है उसका पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में अपने आप में बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही होगी। द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ, एक होता है विजिलेंस कमिश्नर, एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब कि उसका मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप जरूर थोड़ा गूगल वगैरह कीजिए, इससे आपको कुछ खास चीजें मिलेगी कि कैसे जो एक्चुअल में हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी के इतने इतने बड़े लोग हैं, वो उनका ईमान है, उनकी जो इथिक्स है, वैल्यू, वो कैसे डिग जाती है, डिग जा मतलब कैसे चेंज हो जाती है, और बड़े कॉर्पोरेट के दबाव में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए आप, ठीक है। तो इस पे आप इनडायरेक्टली सोच सकते हैं कि बारे में कुछ खास बातें आपको मिलेगी। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, कैसे रिलायंस
के आप बोल सकते हैं चमचे बन जाते हैं, रिलायंस ग्रुप के चमचे बन, रिलायंस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं रिटायर होने के बाद में, तो उसका काम क्या करेंगे बताइए आप। सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन है सेंट्रल कमिश्नर की, वो किसके अनुरूप है, किसके बराबर है, ठीक है, किसके सिमिलर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, कहां चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1117, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जिन्होंने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको पीडीएफ मिले और सारे के सारे वीडियो एक ही जगह पे आपको मिले और वो परमानेंट, मतलब लंबे समय तक आप वीडियो देख पाए। क्योंकि जब आप कहीं और यूट्यूब वगैरह वीडियो देखते हैं आपको वो परमानेंट नहीं मिलेंगे, वो एक दो दिन या कुछ समय में वहां से डिलीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये इस कोर्स को बनाने में बहुत ज्यादा लाखों रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, और वो उन स्टूडेंट के लिए जो गंभीर हो और जिनको जो पे करके खरीदे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, तो ये जरूर आप थोड़ा ध्यान दें। और जिससे कि जो इतनी 20 के आसपास बंदे लगे हुए इस कोर्स को डिजाइन करने में, कंटेंट डेवलपर की टीम है, ट्रांसलेशन की टीम है, पीपीटी मेकिंग की टीम है, फैकल्टी, आपको स्टूडेंट को कुछ फैकल्टी नजर आती है लेकिन वो बहुत कम होती है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो स्टेट कमेटी है, संवैधानिक सभा बनी थी, एक कमेटी भी बनी थी, इसका नाम था स्टेट कमेटी, जिससे कि राज्यों के साथ में बार्गेनिंग कर सके। प्रोविंसेस थे उस टाइम में, राज्य थे, तो बार्गेनिंग करके उनको इंडिया में शामिल किया जाए, या उनको अधिकारों से रिलेटेड बात हो, फेडरलिज्म की बात हो, तो उस कमेटी के चेयरमैन है वो कौन थे, ठीक है। नेगोशिएटिंग कमेटी विद स्टेट्स कौन थे, आप ये बोल भी सकते हैं इसको। तो राइट आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी राज्यों के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू है, इसके अलावा यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, स्टेट कमेटी है, स्पेशल कमेटी है जिसका कि ड्राफ्ट को एग्जामिन भी करना था, ठीक है, तो उस कमेटी के भी वो कहीं न कहीं चेयरमैन थे। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों को बैलेंस करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि सरकार अगर बनाती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इफेक्ट में लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि वो कुछ लोगों के लिए फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। मतलब अगर आप बोले कि अमीर से कुछ राइट अगर ले लिया जाए तो उसको वायलेशन होगा, उसका तो वायलेशन होगा, लेकिन सरकार को सोशली और इकोनॉमिक जस्टिस भी तो प्रोवाइड करवाना है लोगों को, तो वो कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो उस आर्टिकल वो कैंसिल ना कर दे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, कैंसिल ना कर दे, उसको बचाना है। तो कैसे बचाया जाएगा, इसके लिए एक आर्टिकल है वो बनाया गया। तो वो क्या है, आर्टिकल 31C। इसका राइट आंसर क्या है, 31C है। जो थ्योरी से रिलेटेड चीजें हैं उसमें आपने पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, या आप इसको 31A-B-C का भी एक गूगल सर्च करें जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग। और मैं एक चीज आपको बोल देता हूं कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी आप रट्टा मारो, इसका सीक्वेंस भी जरा देख लेना। कुछ एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, पहली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है। आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहली दूसरी क्या है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन कुछ एग्जाम में आई है बात लिखी हुई है, तो उसके अनुसार अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप इसका दिक्कत हो जाएगी आपको फिर, ठीक है। तो आपकी बात नहीं चलेगी, आप जरूर इसको ध्यान रखें। तो देखिए क्या है, टू बी ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटी। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है आपको ये बताना है। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी, कि महिलाओं के प्रति कोई ऐसी डेरोगेटरी प्रैक्टिस चल रही है, मतलब उसकी समान नहीं हो पा रहा है तो उसको परित्याग करना है, समान नहीं हो रहा है तो उसको प्रति परित्याग करना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1120। क्वेश्चन है 1120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कोऑपरेटिव, अगर आप थोड़े से ऊपर एग्जाम की तैयारी कर रहते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और अक्सर आ जाते हैं। तो आपको ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आए हैं और कुछ बताए गए ये चीजें आपको फिर बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का, पार्टिसिपेट करने का आपका राइट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका फंडामेंटल राइट है। यहां तक कि वो जो दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया, जैसे पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी संवैधानिक दर्जा है। तो बताना है आपको कि कौन सा संवैधानिक संशोधन है। ये फिर ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, इसका राइट आंसर है सी, 97th है संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, 97 संवैधानिक संशोधन, और ये 2011 में इसको ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है दिया गया। और इसके तहत क्या है कि आर्टिकल ये क्या है कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी फंडामेंटल राइट। कई बार क्वेश्चन आएगा ना, इसमें आप अक्सर स्टूडेंट गलत कर जाते हैं कि बताओ फंडामेंटल राइट कौन कौन सा निम्नलिखित में से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक फंडामेंटल राइट है, इसका बनाना भी, तो स्टूडेंट इसको मिस कर जाते हैं। फिर क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, स्टेट को प्रमोट करना है, 43B है आर्टिकल। और एक नया पार्ट ऐड किया गया 9B संविधान में जिसमें कि नाम ही उसका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये तीन चीजें आपको जरूरत मार लेनी है, नोट कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कमिटीज विच एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, आपने जब आपकी तैयारी करते हैं एग्जाम में तो स्टेट और सेंटर के रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है, स्टेट जब बहुत ज्यादा मेजोरिटी में होता है तो वो राज्यों को तंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और जब वीक होता है राज्य डोमिनेट हो जाते हैं। जब कोई वीक होता है मतलब प्रधानमंत्री के पास में ज्यादा सीटें नहीं है और गठबंधन की सरकार है तो सारे, सुप्रीम कोर्ट भी डोमिनेट, हाई कोर्ट भी डोमिनेट, मीडिया भी डोमिनेट और राज्य भी डोमिनेट, ऐसी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर है, मतलब सीटें बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो सारी चीजों में अपनी दखलंदाजी देना स्टार्ट कर देते हैं और कई राज्यों को तंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं जहां पे अपनी सरकार नहीं। उस मुद्दों पे ये कमीशन बैठे हैं, कमेटियां बैठी है, आपको बताने की कौन कौन सी कमेटी या कमीशन है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर देखो, 3 कमेटियां इसके मुद्दे, सरकारिया कमीशन था, पुंसी कमीशन है और राजा मन्नार कमेटी है। जो एलएम सिमी कमेटी है ना, वो राजीव गांधी द्वारा बनाई गई, वो पंचायती राज से रिलेटेड थी। जो अभिषेक मनु सिंह आपने नाम सुना तो इनके फादर थे वो, तो ये नहीं है, बाकी है। ठीक है, तो 1 3 4 कौन सी, ये वाला आंसर हो जाएगा 1121 का बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। गवर्नर के पास में अध्यादेश से रिलेटेड कुछ पावर होती है, अध्यादेश से रिलेटेड पावर होती है। तो आपको यह बताना है, ठीक है, आपको यह बताना है कि कौन सी पावर गवर्नेंस के राज्यपाल के पास नहीं होती ऑर्डिनेंस बनाने से रिलेटेड। देखिए क्या है, पहला, इट इज एक्सरसाइज ओनली व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, कि पावर तभी है वो जब वो लेजिस्लेचर नहीं है। क्या बात स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या जब विधानसभा का सदन चल नहीं रहा हो तो वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, तभी बना सकते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? ठीक है, अगली बात है कि इट इज डिस्क्रिशनरी पावर विच नीड नॉट बी एक्सरसाइज्ड विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर। मतलब कि ये एक विवेकाधीन शक्ति है, ये उसकी खुद की पावर होती है। मंत्रियों से एडवाइस लेना इसमें जरूरी नहीं है, मतलब उसके अनुसार चलेगा नहीं, वो मंत्री देगा उसके अनुसार, अपने आप ही फैसला कर देगा। क्या ऐसी पावर है किसी गवर्नर के पास? ऐसी होती है क्या? ठीक है। तीसरा है, गवर्नर हिमसेल्फ इज ए कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, कि गवर्नर चाहे तो किसी भी टाइम में वो विड्रॉ कर सकते। गवर्नर का मतलब यहां पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस की बात भी होती है जब गवर्नर की बात हो रही है, तो इस पर्टिकुलर केस में, वरना क्या है कि लिखा होता। ठीक है, फिर आगे, स्कोप ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज लिमिटेड टू सब्जेक्ट इन लिस्ट 2 and 3 ऑफ शेड्यूल 7। तो इसका राइट आंसर है कि बस ये नहीं है, बाकी चीजें ठीक है, बाकी स्टेटमेंट ठीक है, बस एक वाले नहीं। मतलब इस पे आपको, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे फंडे क्लियर भी हो गए होंगे। गवर्नर की पावर कौन सी है ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक लिखा हुआ है, बी इसका गलत है, बाकी सारे ठीक है। गवर्नर क्या है कि अपने अनुसार नहीं चलता, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस माननी होती है। यहां पे लिखा हुआ था नीड नोट, तो ये गलत हो गया है, बी इसका राइट आंसर है, मतलब बी ही गलत है इसमें, बाकी सारे ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ गया आपका 23वां, इन परस्यूएंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द कंडीशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज रेगुलेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूल्स।
क्या दिया हुआ यहां पे, आर्टिकल आपको बताना है संविधान में ऐसा आर्टिकल कौन सा है जहां पे की जो सेंट्रल सर्विसेज होती है उसकी रिक्रूटमेंट कंडीशन, सर्विस कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और उसके अंतर्गत फिर रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि सेंट्रल सर्विसेज होती है, जैसे कि रेलवे सेंट्रल सर्विसेज हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल सर्विस हो गया, जो केंद्र के कर्मचारी है उनसे उनकी जो सर्विस कंडीशन है वो डिसाइड होती है, आर्टिकल वो बताना है, उसके बारे में जानकारी है। तो कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 309, आर्टिकल 309 ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कि सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, आर्टिकल 309 आपके लिए काम की चीज है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1124 है कि द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। आपने आर्टिकल 368 नाम सुना होगा, संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय पार्लियामेंट, पावर एज वेल एज प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पासिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आपको ये बताना कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, क्या पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात कर रहा है या प्रोविजन के बात कर रहा है, या पावर और प्रोविजन दोनों की बात करता है संविधान में कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो सी है, ठीक है। ये पावर की भी बात करता है और प्रोविजन की भी बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 368 और भाग 20 में है ये। तो और कुछ चाहिए तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ है आपको मिलेंगे, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, notified area authority and town area committee, municipal corporation, township committee and port trust। आपको ये बताना है which of these are urban local body, ठीक है। एक होता है पंचायत और दूसरा क्या, अर्बन लोकल बॉडी। तो जो पंचायत, यहां पे बात हो रही है अर्बन लोकल बॉडी होती है, वो कौन सी है इसमें से, कौन सी है इसमें से, तो क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ये बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है डी। बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, उसमें शहर भी आता है गांव भी आता है, और अर्बन की बात करें तो इसका मतलब शहर होना चाहिए सिर्फ, तो डिस्ट्रिक्ट में तो गांव कोई चीज होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसा कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर इसका, ये तो गलत हो गया। आप ये देखिए कि जो अर्बन लोकल बॉडी होती है ना, वो ये होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपलिटी होती है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होती है, टाउन एरिया कमेटी होती है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, टाउनशिप होती है, पोर्ट ट्रस्ट होता है, स्पेशल पर्पज एजेंसी होती है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लोकल बॉडी। आगे देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन ए प्रेशर ग्रुप एंड ए पॉलिटिकल पार्टी। आपने पॉलिटिकल पार्टी सुनी होगी और आपने प्रेशर ग्रुप सुना होगा, ठीक है, प्रेशर ग्रुप सुना होगा। तो इन दोनों में क्या मेजर फर्क होता है, क्या खास बात होती है कि हम उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते। सबसे बड़ा एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी। बीजेपी क्या एक पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस क्या एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। या कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल क्या है, एक प्रेशर ग्रुप है, और पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कांग्रेस है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन के हिसाब से भी देख सकते हैं, एवीपी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, एसएफआई वाम दल का होता है। तो इन फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है ये बताइए। कि प्रेशर ग्रुप आर कन्फाइंड टू ए फ्यू व्हाइल पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या ऐसा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा प्रेशर ग्रुप बड़ा हो सकता है, तो ये बात करेक्ट नहीं है। प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक एक्टिव पॉलिटिकल पावर व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। इन चारों में से अगर आप नीचे भी देखें, प्रेशर ग्रुप डू नॉट पॉलिटिकली मोटिवेट पीपल व्हाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। पॉलिटिकल पार्टीज टेक पॉलिटिकल स्टांस व्हाइल प्रेशर ग्रुप डू नॉट बॉदर अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज। तो इसमें जो राइट आंसर है ना वो ये है, पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो पावर चाहिए उसको, तभी तो पॉलिटिकल पार्टी है। वो जो पावर के लिए या अपने कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करेगा, उसको सत्ता ही नहीं चाहिए, तो वो पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन ही नहीं करेगी, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, खत्म ही हो जाएगी।
प्रेशर ग्रुप को पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए, वो पॉलिटिकल पावर किसी को दिलवा सकता है, उसके लिए संघर्ष कर सकता है, ताकि अपने जो एजेंडा है, अपने जो टारगेट है, अपने मेंबर्स है, उसके हितों की सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि which one of the following is not a function of the committee on subordinate legislation? subordinate legislation क्या होता है? क्वेश्चन पढ़िए क्या है? which one of the following is not a function of committee on subordinate legislation? subordinate legislation के लिए एक कमेटी होती है। पहले तो आप समझिए कि ये मामला है क्या। ठीक है, पार्लियामेंट में या राज्य की विधानसभा में कानून बनता है, लेजिस्लेशन बनता है, कानून बनता है। मतलब अब वहां पे क्या होता है, वो छोटी सी बात ही होती है, वहां ड्राफ्ट सा ही होता है। मतलब जो जैसे कि अगर कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट ने पास किया, कोई ड्राफ्ट बनाया और वो पार्लियामेंट में आया तो बिल कहलाया। बिल क्या है कि एक्ट बना, राष्ट्रपति की साइन हुई तो। लेकिन जो वो बिल होता है या जो स्टार्टिंग में एक्ट बनता है ना, वो बहुत बेसिक सी चीज होती है। उस जैसे कि सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, उसमें कुछ एक चीजें थी, लेकिन बाद में कुछ चीजें और ऐड होती है। मतलब प्रॉपर जो बनता है ना, वो क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट है वो बनाते हैं, और जो बेसिक ढांचा वो कौन बनाते हैं? पॉलिटिकल पार्ट, वो पॉलिटिशियन बनाते हैं, मतलब जो एमपी वगैरह बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरा बनता है ना, वो क्या वास्तव में जो पहले जो एमएलए, एमपी और पार्लियामेंट ने पास किया उसी के अनुरूप है या नहीं है, कुछ और मेजर चेंज कर दिया। तो उसके लिए क्या कमेटी होती है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बड़ी छेड़खानी कर दी हो, ब्यूरोक्रेसी ने अपना जाल बिछा दिया हो, पार्लियामेंट ने कुछ और सोचा, ब्यूरोक्रेसी ने कुछ और जाल बिछा दिया, क्या गलत तो दिशा में नहीं चला गया। तो इसके लिए कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन आपको नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका क्या होगा? कौन सा फंक्शन इसका नहीं है? ये क्या है? टू इवॉल्व ए सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ टर्म्स एंड रेगुलेशन, ये ठीक है। इंप्रूव द मेथड ऑफ पब्लिसिटी ऑफ द रूल्स, टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द टेबल्स ऑफ द हाउस, ये नहीं करता। ये तो क्या है कि सरकार करती है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल है तो सरकार, जो कोई एमपी करेगा। ये क्या है कि ये नहीं करेगा, बाकी काम वो करते हैं, बाकी वो काम करते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इस कमेटी का या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का एक्चुअल पूरा काम क्या है। ठीक है, ये ले डाउन नहीं करेंगे, बाकी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। इसके ऊपर चाहे तो आप थोड़ा बत्था और मारिए, मुझे लगता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ सकती है इसके ऊपर। ठीक है, ऊपर ऊपर की चीजें भी पढ़ रहे होंगे तो उनको भी दिक्कत आएगी, यहां पे भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ टेक्निकल बातें ज्यादा है इसमें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आर्टिकल 243G इज करेक्ट? 243, आप जब पंचायती राज की बात करते हैं, ठीक है, आप जब पंचायती राज की बात करते हैं तो वहां पे आप 243 पढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि 243 क्या है, कौन सा है, क्या करेक्ट स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड। ये आपको आपके सामने क्वेश्चन। तो पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज एजेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। Panchayat will act as the implementing agency for the central sponsored scheme. ग्राम पंचायत will be answerable to district पंचायत। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है वो है सी, सॉरी सेल्फ गवर्नमेंट, और बी है इसका राइट आंसर। क्या है? बी है इसका। पंचायत शुड बी इनेबल्ड बाय लॉ टू फंक्शन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि वो किसी के अधीन काम न करे, सच वो क्या सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम करे। यही तो एक्चुअल में एजेंडा है पूरा इसका। पंचायती राज का एजेंडा क्या? सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, वो संस्थान के रूप में काम करे, तो वो लॉ के जरिए ये करवाया जाए। ठीक है, पूरा चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, अब आपको पता चल जाएगा। हम देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसका ठीक ठाक आइडिया है भी या नहीं है, कि हवा में थी चल रहे हैं। ठीक है, उसका आइडिया है भी या नहीं है। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें जो आर्टिकल लिखे हुए हैं ना, आप उस पर थोड़ा
दिमाग डाल लो, याद कर लो, थोड़े रट्टे भी लगा लो साथ में। हालांकि मोटे तौर पे तो ये है कि वो कहीं न कहीं वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। क्या ये आर्टिकल 39 में आता है या नहीं आता है, आपको एक तो ये बताना है, ठीक है। नोट करेक्टली बताना है, करेक्ट कौन सा नहीं है, गलत कौन सा है, ये आपको बताना है, गलत कौन सा है, ठीक है। दूसरा देखिए, राइट टू वर्क टू एजुकेशन टू एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 41 है। प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, 6 साल से नीचे वाले बच्चों का पढ़ाई के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में, आर्टिकल 45। और प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ये आर्टिकल 48A। क्या है ये? तो ये आंसर गलत है, ये नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। ये नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। डी इसका गलत है, मतलब वाला पॉइंट है। एक्चुअल में जो मॉन्यूमेंट वाला मामला है वो 49 में है, और जो 48A है वो तो इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अब सिविल सर्विसेज की जनरल स्टडी में क्या होता है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी पे पूछे जाते हैं। तो आप सोचिए कि वहां पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, जो सिविल सर्विस के, उनके लिए 48 वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब पूरी की पूरे आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। तो ये आप इस रूप में भी याद रखना है, 48 कि वाइल्ड लाइफ वाला मामला है, फॉरेस्ट वाला मामला है, इन्वायरमेंट वाला मामला है, और 49 तो दूसरे वाला है, मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ज्यादा है ये। Who among the following administers the oath of office to the State Chief Information Commission? राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं उसको शपथ कौन दिलाते हैं? उसको शपथ कौन दिलाते हैं? ठीक है, बताइए कि कौन शपथ दिलाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है इसका? गवर्नर उसको शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? गवर्नर है। वापस ट्रैक पे आ गए। तो आपको यह बताना है कि क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ, ये तो हो गया, ये हो गया कि गवर्नर है, इनको शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? गवर्नर है, इनको शपथ दिलाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और किस हिसाब से दिलाएंगे? जो फर्स्ट शेड्यूल में ये जिक्र आ चुका है, फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्मेट होते हैं, उसके अनुसार शपथ दिलाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आगे क्वेश्चन आ गया आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, दोहरा खतरा, दोहरे मार पड़ना, दोहरा मार पड़ना कि एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा हो जाना, किसी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा हो जाना, इसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डबल जियोपार्डी से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आगे है कि इट मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि पहली तो जो स्टेटमेंट है डबल जियोपार्डी का मतलब क्या है कि एक ही सजा के लिए, एक ऑफेंस के लिए आपको उसको एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। पहले तो मतलब ये, क्या ये है हकीकत स्टेटमेंट, क्या ये सच्चाई है? दूसरा देखिए क्या स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन बार्स डबल पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस, की संविधान इसके लिए इजाजत नहीं देता, बार करता है। पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी या फंडामेंटल राइट, कि आप जो डबल जियोपार्डी है उसके खिलाफ है, आप प्रोटेक्शन है आपको एज ए फंडामेंटल राइट के रूप में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप जब डबल जियोपार्डी सुनेंगे तो पूरी की पूरी डॉक्ट्राइन है आर्टिकल 20 पार्ट 2 में, आर्टिकल 22 में पूरी जिक्र है इसका। जो 3 स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, आप पहले तो तीनों याद कर लें। आप तो क्या है, पहले तीनों याद कर लें ताकि अब ये मामला आपका खत्म हो जाए, ठीक है। The term economic justice in the preamble to the Constitution of India is a resolution for. Economic justice in preamble to the Constitution of India is a resolution for equal distribution of wealth। मतलब कि जो इकोनॉमिक जस्टिस की बात आ रही है प्रियम्बल में आप पढ़ते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, इस तरह से आप पढ़ते होंगे प्रियम्बल में। आपको यह बताना है, ठीक है,
आपको ये बताना है कि ये क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का रिजोल्यूशन, इसको खत्म मतलब इसको बढ़ावा देना है, इक्वल इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, चीफ जस्टिस टू द पुअर, सस्ता न्याय होना चाहिए गरीबों के लिए। क्या है ये? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो ए। इसका राइट आंसर क्या है? ए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसकी तरफ सरकार। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर। इट इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ग्लेरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। आगे देखिए, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज ए रिमाइंडर टू। फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या रिमाइंड करवाता है? क्या रिमाइंड करता है? द स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटीज कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये राज्यों को अपनी ड्यूटी को ठीक से निभाए, ये संविधान उनको याद दिलाता है। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? या जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपर्ली, जुडिशरी को बताता है कि अपना न्याय ठीक करना है। सिटीजन को बताता है कि आप बेसिक फॉर्म है, बेसिक नॉर्म्स है डेमोक्रेटिक कंडक्ट के, वो आपको करने हैं। लेजिस्लेटिव टू मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसका राइट आंसर बहुत आसान सा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटी होती है ना, वो नागरिकों के लिए होती है कि नागरिकों को ये करना है। और फंडामेंटल राइट किसके लिए है? फंडामेंटल राइट नागरिकों को सरकार के अत्याचारों से बचाता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो किसके लिए? सरकारों को ये करना है, इंस्ट्रक्शन है सरकारों के लिए क्या करना है। Under which article of the Constitution of India the state governor can reserve a bill for the consideration of the president? मतलब कि किस आर्टिकल के तहत गवर्नर है वो बिल पास किया, किसने? राज्य की विधानसभा ने, विधानमंडल ने, विधान परिषद और उसने स्टेट लेजिस्लेचर कहने का मतलब ये है। और वो क्या है कि सहमति दे सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन एक ये भी होता है कि वो वापस भेज सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। तो बताना है कि कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये होता है। इसका राइट आंसर क्या है? आर्टिकल 200 में, आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास में ये पावर होती है किसकी? असेंट टू बिल, कि क्या करना है उसको उस मामले पे। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द, किसका? इसका मतलब क्या? देखो, एक तो होता है पार्लियामेंट में एक्ट बनना, कानून बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती, रेगुलेशन के जरिए काम चल सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति के पास पावर है, और कहने का मतलब केंद्र सरकार चाहे तो रेगुलेट कर सकती है। राष्ट्रपति का मतलब केंद्र सरकार की बात आ गई है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, कौन से ऐसे हैं? और वो आमतौर पर पहले भी जिक्र आया है इसका, जब पूरी सीरीज में सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सामरिक दृष्टि मतलब कि जैसे कि कोई समुद्र के किनारे है, चाइना वाले बीच में ना आ जाए, अमेरिका ना आ जाए। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि फटाफट कानून रेगुलेट बना दे, केंद्र सरकार डिसीजन ले ले। तो ऐसे क्या है? पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट किन के लिए है? अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव और चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है इसका वो है बी। चंडीगढ़ नहीं आएगा ना इसमें, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरे के लिए। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है कि ये कोई पहले सामरिक दृष्टि से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। ये दो राज्यों के बीच में को खटास होती है, इसलिए बनाए जाते हैं चंडीगढ़ वगैरह। तो ठीक है, तो ये पावर है ना आर्टिकल 240(1) के तहत है प्रेसिडेंट को रेगुलेशन करने की। हालांकि ये जो पुडुचेरी है उसमें भी पहले थी, लेकिन जब राज्य की विधानसभा बन गई तो उस केस में जहां पे कि अगर सस्पेंशन है पुडुचेरी का, ठीक है, मतलब कि विधानसभा काम नहीं कर रही है, तो उस केस में फिर प्रेसिडेंट है वो रेगुलेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मुताबिक 74th अमेंडमेंट एक्ट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव नॉट बीन कन्फर्ड द पावर टू empower municipalities with the responsibility of। ठीक है, किससे रिलेटेड नहीं है? क्या क्वेश्चन है कि संविधान में जो 74वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके तहत राज्यों की जो विधानसभाएं हैं या राज्यों का जो मंत्री विधानमंडल है, राज्यों का विधानमंडल है, हैव नॉट बीन कन्फर्ड, उनको पावर नहीं दी गई है
उनको पावर नहीं दी गई है म्युनिसिपैलिटी को इंपावर करने के लिए। म्युनिसिपैलिटी के ऊपर कानून बनाने से रिलेटेड है, आप ये बोल सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के को क्या नहीं कर सकता। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम एट मे बी इंटरेस्टेड टू देम, लेवी कलेक्शन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल एटसेट्रा। मतलब कि म्युनिसिपैलिटीज को क्या पावर नहीं दे सकते राज्य की विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल है, कौन सी पावर है म्युनिसिपैलिटीज को नहीं दे सकते, जो संविधान ने ऐसा क्या कर दिया। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर है वो राज्य का सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस वाला डिपार्टमेंट है, वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट है, वो किसके पास में है, राज्य के पास में है। वो नहीं दे सकते किसको, म्युनिसिपैलिटी को। पता चला म्युनिसिपैलिटी वाले ही पुलिस बन गए, डंडे बरसाने शुरू कर दिए लोगों पे। कहने का मतलब है कि जो रेडी वेडी है उनको तंग करना स्टार्ट कर देंगे अगर ऐसा ज्यादा हो गया तो। हालांकि करते हैं भी है, लेकिन वो दूसरी पावर के तहत कर रहे हैं, कलेक्शन वाली पावर, लेवी कलेक्शन, अप्रोप्रिएशन ऑफ टैक्स वाली, ड्यूटी, टोल। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम द हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड। एक हाई कोर्ट का जज है दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जा सकता है। दिल्ली का हाल फिलहाल में आपने सुना भी होगा ना, जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, कि दिल्ली का कोई हाई कोर्ट का जज है वो चंडीगढ़ भेज दिया गया। ऐसे ही कोई एक राज्य का दूसरे राज्य में भेज दिया जाता है, तो कैसे हो सकता है, कैसे उसकी पावर कहां से आती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए पढ़ लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, कि उस पर्टिकुलर राज्य के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन ट्रांसफर कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी, कि राष्ट्रपति है उसकी वो ट्रांसफर करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उससे कंसल्ट होने के बाद में, उससे कंसल्ट करने के बाद में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद में प्रेसिडेंट है वो ट्रांसफर करेंगे। ये तरीका होता है इसका ट्रांसफर करने का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1138, और क्या है क्वेश्चन में, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ वोहरा कमेटी। आपने एनएन वोहरा या वोहरा कमेटी है उसका नाम सुना होगा, उसका नाम सुना होगा, वो क्या था, क्या फंडा है वोहरा कमेटी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है वो है क्राइम एंड पॉलिटिक्स, नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। इसका बी आंसर हो जाएगा। आज के टाइम में भी है, लेकिन 1990 का दशक था, उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स काफी किए गए थे 3 सेशन के कार्यकाल में। और ऐसा उस टाइम में भी काफी था ये कि जो पॉलिटिशियन है उनका ब्यूरोक्रेसी के साथ में और जो क्रिमिनल होते हैं उनके आपस में काफी तगड़ा संबंध होता है। आप बोल सकते हैं कि राज्य में कई बार तो क्रिमिनल की ज्यादा चलती है, मंत्रियों की कम चलती है, डीसी की कम चल रही है, वहां पे दादा क्रिएट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो कि बोलते हैं एसपी को, हाँ भी ये काम करवाना है, मतलब कि ऑर्डर उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है। क्रिमिनल है वो ज्यादा डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये बात ज्यादातर बिहार, झारखंड, उन राज्यों में बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसके लिए एक कमेटी बैठी और उसका नाम क्या था, एनएन वोहरा कमेटी 1993 में, ताकि इसकी प्रॉब्लम को और इसका मुद्दे को निपटारा किया जाए। और ये कौन थे एनएन वोहरा? यूनियन होम सेक्रेटरी थे। ठीक है, Which one of the following does not come under the concept of non-alignment? क्या है? Which one of the following does not come under the concept of non-alignment? जो नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? किसी गुट के साथ में, गुट निरपेक्ष जिसको बोलते हैं, वो किसी के साथ में न होना। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? फॉरेन एड फ्रॉम द ऑल अवेलेबल सोर्स, नॉन इन्वॉल्वमेंट इन मिलिट्री अलायंस फॉर्मुलेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोल्ड वार, और फेथ इन आइसोलेशन, फेथ इन आइसोलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फेथ इन आइसोलेशन। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये हो सकता है हम किसी दो ग्रुप में अलग दोनों से समान दूरी रखेंगे, मतलब किसी का मिलिट्री वगैरह में हम साथ नहीं देंगे, इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग फॉरेन एड तो लेते रहेंगे जहां से मिल रही है, लेकिन आइसोलेशन में कि हम अलग ही दुनिया बसा देंगे, उसमें ऐसा फेथ नहीं रखने वाले, आइसोलेशन में फेथ नहीं रखेंगे। इसका सी आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अगर आप पूरा स्टोरी देखना चाहते हैं कि इसका मामला क्या निकल रहा है ये नॉन अलाइनमेंट का, तो यहाँ पे कुछ पीडीएफ में आपके मिलेंगे भी। आपको ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना है अगर आपको डिटेल में समझने हैं चीजें तो, और लॉन्ग टर्म में आपके पास वीडियो चाहिए तो आपको, नहीं कि सिर्फ एक वीडियो देख लिया और उससे काम चल गया। एज एन एक्सेप्शनल ग्रांट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिगार्डेड एज, एक्सेप्शनल ग्रांट भारत के संविधान में, इसका मतलब क्या है? हम लोग जब बजट वगैरह की बात करते हैं तो ग्रांट्स की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल ग्रांट भी कोई वर्ड होता है, एक्सेप्शनल ग्रांट भी होती है, वो क्या है? ठीक, किसे माना जाता है एक्सेप्शनल ग्रांट? एक्सेप्शनल ग्रांट है किसे माना जाएगा? ठीक है, तो एक्सेप्शनल ग्रांट होती है वो होती है जो कि किसी सर्विस, मान लो खर्चा है पूरे साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में खर्चे की बात हो रही है, और जिस सर्विस के ऊपर खर्चा करना है, अगर वो सर्विस का जिक्र ही नहीं है, सर्विस का ऐसी कोई मामला आता है, सर्विस का जिक्र ही नहीं है उसका, और ग्रांट देनी पड़ जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट बोला जाता है उसको, मतलब कि असाधारण सिचुएशन में कोई ग्रांट है वो पार्लियामेंट में पास हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following ensure that the principle of federation is upheld in the Indian polity? प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ कि राज्य का, केंद्र और राज्यों के बीच में जो फेडरल स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी बात हो रही है, कि राज्यों के राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा निम्नलिखित में से भारतीय राजनीति में जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म है कि राज्य और केंद्र का अलग अलग पावर है, दोनों अपने अपने एरिया में काम करेंगे और अच्छे संबंध रहेंगे, तो कौन सा क्या चीजें निम्नलिखित में से इसको सुनिश्चित करती है, इस प्रिंसिपल को बढ़ावा देती है? तो क्या है? एनी चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इफेक्ट्स द पावर ऑफ द स्टेट मस्ट बी रेटिफाइड बाय मेजोरिटी ऑफ द स्टेट असेंबली। कि अगर राज्यों की अगर कोई संविधान में परिवर्तन होता है जो राज्यों के पावर से रिलेटेड है, तो वो राज्य भी सहमत, तो राज्य की असेंबली उसको मेजोरिटी से पास करे। जुडिशरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। जुडिशरी इंप्लीमेंटेशन और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसके अमेंडमेंट है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट रोल निभाए। तीसरा, यूनियन टेरिटरी आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर, की यूनियन टेरिटरी है वो सेंटर एडमिनिस्टर करे, तो ये फेडरलिज्म का प्रतीक होगा। तो क्या है? देखो, पहली और दूसरी तो करेक्ट है, पहली और दूसरी तो करेक्ट है, लेकिन तीसरी, ये तो फेडरल पावर है, और तीसरा चलो ये भी है फेडरलिज्म, लेकिन ये कि ये तो यूनिटरी फीचर हुआ ना, यूनिटरी फीचर हुआ, तो ये गलत हो गया, और पहली दूसरी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। Who consolidate the plans prepared by the पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप जो पंचायती राज पढ़ते हैं, अब पंचायती राज भी पढ़ते हैं, म्युनिसिपलिटी भी पढ़ रहे हैं आप, मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। अब म्युनिसिपलिटी के लिए और पंचायत के लिए जो प्लान बनते हैं, म्युनिसिपलिटी के लिए भी बना, पंचायत के लिए भी बना, उनको कंसोलिडेट करना है। कौन करता है कंसोलिडेट? तो इसके लिए क्या? स्टेट प्लानिंग कमीशन, पब्लिक अकाउंट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में पंचायत से रिलेटेड और म्युनिसिपलिटी से रिलेटेड है जो प्लानिंग बनकर जाती है, वहां पे ड्राफ्ट दोनों के जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो फिर सारा उस पर एक इसमें रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, ये काम उसका डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का है। ठीक है, और ये प्रोविजन है संविधान के 74वें अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें ये प्रोविजन ही है। क्या प्रोविजन है? कि एवरी स्टेट शैल कंस्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ए डिस्ट्रिक्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी to consolidate the plans prepared by the panchayat and municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole। पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पूरा ड्राफ्ट बनाना, ये काम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। ठीक है, जब आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप हरियाणा, पंजाब या जगह जगह पे, तो वहां पे आपने सुना हुआ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की आज मीटिंग हुई, छोटे अखबारों में जो लोकल लेवल पे चलते सांध्याकालीन होते हैं अखबार, उसमें इनका जिक्र आता है। अगला क्वेश्चन, द रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द। ठीक है, क्या क्वेश्चन है ये?
रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी तो स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा स्टाफ होता है, ठीक है। तो उसका रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, ठीक है। कितने बजे ऑफिस खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कोरोना जैसी महामारी में कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, ठीक है, किसके पास कार्ड होगा, किसके पास नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी तो काम देखना होता है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का और इस जुडिशरी का। तो यहां में बोला जा रहा है कि रूल फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट अलोन, सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है, प्रेसिडेंट से अनुमति लेता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास खुद पावर है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज है वो शपथ लेते हैं। अब शपथ में जो कंटेंट होता है, ठीक है, शपथ में जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का अलग होता है, राष्ट्रपति का अलग होता है, जजेस का अलग होता है। ये नहीं शपथ ले ली सब में एक ही लिखा होता है, ऐसा नहीं होता। तो वो किस बात की शपथ लेता है, जज है वो किस बात की शपथ लेता है। ये जो पिछली प्रेजेंटेशन थी उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, शायद जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था, ऐसा कुछ था, किसका था पता नहीं। तो आपको बताना कि ये जो हाईकोर्ट वाले जज है किसकी शपथ लेते हैं, फिर कौन सा हिस्सा जो चार्ट दिया हुआ है ना, कौन सा हिस्सा उस शपथ का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पे कि डज नॉट पार्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ ओथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो ये लेता है नहीं लेता, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में निष्ठा, सच्ची आस्था, निष्ठा रखेगा। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। तो ये जो है ना, ये तीन तो ठीक है, ये वाला है ना, ये वाला देखो टू, ये वाला ये नहीं है, ये उस फॉर्म में शामिल नहीं है। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, ये काम तो राजनेताओं का होता है या फिर ब्यूरोक्रेसी का है कि उसकी सेवा करने का, समर्पित होने का। यह काम ऐसा नहीं है कि जज आएंगे और कोरोना वायरस का चल रहा है या कोई और महामारी आ गई है या कोई बाढ़ आ गई है तो उसमें वो क्या है कि लोगों को मदद करना, रोटियां खिलाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जज का काम जुडिशरी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ा एग्जीक्यूटिव का काम हो गया है, ये ब्यूरोक्रेसी का काम हो गया जो सी वाला पोर्शन, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है कौन कौन से काम है उनके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का सिद्धांत आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे कि पंचशील के सिद्धांत ये है। तो क्या है वो पंचशील का सिद्धांत और क्या इसमें से नहीं है, ये आपको बताना है। कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, आपस में, यह पंचशील के सिद्धांत कौन से है? जो भारत और चाइना के बीच में की शांति समझौता बोल सकते हैं वो हुआ और उसको ही पंचशील के सिद्धांत बोला जाता है। तो क्या है वो? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, डी इसका राइट आंसर है। देखो ये तो दो देशों के आपस में रहने का तरीका है, लेकिन यह कि आपस में इन्वायरमेंट का क्या भारत के मामलों में दखलंदाजी देगा? कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए दिल्ली की गंगा साफ करेगा चाइना, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो भारत तो प्रोटेक्ट नहीं देगा, पता चाइनीज वायरस आ गया बीच में, ठीक है, या चाइना ने पता नहीं क्या फैला दिया, भरोसा नहीं है। फिर है कि म्यूचुअल प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशन, कि अच्छा जो स्वदेशी आबादी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। कैसा हो सकता है? भारत क्या ट्राइबल एरिया में चाइना को आने देगा क्या? ऐसा नहीं, ये तो एक अलग तरीका हो गया, ये अलग चीज हो गई है। यहां पे कि हम आपस में शांति से रहेंगे, ये नॉर्मल बात, सिद्धांत है। ये म्यूचुअल नॉन एग्रेशन के एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं हो सकते, ये तो उल्टा है सिद्धांत के,
ठीक है। तो जो 5 सिद्धांत है जिसको पंचशील बोला जाता है वो क्या है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटरी इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये है, ठीक है ना। 1954 में हुए थे, किसके बीच में? जवाहरलाल नेहरू और शो इन लई, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर थे, उनके बीच में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following is not correct regarding India's Act East policy? जब आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो ये आता है जिक्र कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत की विदेश नीति से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, या इंडिया की जो पॉलिटिक्स है बाहरी देशों के साथ में वो कैसे डील करती है उसके साथ का क्वेश्चन है ये। क्या है ये क्वेश्चन कि वाज आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एस डी देवेगौड़ा एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर, कि ये भारत के जो प्रधानमंत्री है एस डी देवेगौड़ा उसका समय बनाया हुआ ये पॉलिसी है। इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कि ये जो देश हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उसकी तरफ है, ठीक है। आपको बताना क्या है? बताना कि कौन सी चीज इसमें करेक्ट नहीं है, वो अलग चीज बतानी है। तीसरा है कि सीक टू डेवलप ए बॉन्ड अमंग वेरियस कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स रिलेशन टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एशियन एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज, कि एशियन और बाकी जो दूसरे देश हैं उसके साथ में अपने पार्टनर को। तो ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। ये जो पहले पॉलिसी होती थी वो होती थी लुक ईस्ट पॉलिसी, जब पीवी नरसिम्हा राव थे भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम में बनाई गई। लेकिन बाद में जो लुक ईस्ट की बजाय क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कर दी गई। कब? मोदी साहब के कार्यकाल में। तो मोदी साहब का बोलना है कि एक्ट ईस्ट कीजिए, लुक से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन लेने की बात आ रही है और हमारे जो ईस्ट में जितने भी देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, उनके साथ हम कल्चरल इकोनॉमिक टाइप भी करें साथ में, ठीक है, डायलॉग करें। तो ये उससे रिलेटेड पूरा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं पीडीएफ में, वरना आपको इसके अलावा जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर ग्रुप अंडर सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। आपको ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल या आर्टिकल का ग्रुप है भारत के संविधान में है जो कि यूनियन और स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड है, यूनियन और स्टेट सर्विस से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या इसका? राइट आंसर है वो है ये वाला ग्रुप 308 से लेकर 323 तक। 308 से लेकर 314 है ना वो सर्विसेज से रिलेटेड है, और 315 से लेकर 323 है वो है पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, ठीक है। और क्या है जो भाग 14 है संविधान का उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज का जिक्र है। तो क्या है कि 308 से 314 सर्विसेज है और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है 315 से 323 है। तो थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हैं अगर चाहें, जिससे कि आपको और क्लियर हो मामले का। आगे देखते हैं, अथॉरिटी टू डिक्लेयर वार और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन। क्या मुद्दा है ये कि कौन अथॉरिटी है जो कि वार या फिर पीस डिक्लेयर कर सकता है भारतीय संविधान में? ये पावर किसके पास में, पावर अथॉरिटी किसको है ये भारतीय संविधान में कि जो दूसरे देशों के साथ में युद्ध होता है या घोषणा में शांति की घोषणा करती है वो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कि राष्ट्रपति। जब आप राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते होंगे राष्ट्रपति है किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या शांति की घोषणा कर सकते हैं। डी इसका राइट आंसर है। और वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भारत का ये संविधान का आर्टिकल है आर्टिकल 21, इसमें फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। तो इसका तात्पर्य कौन सा नहीं है, कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते निम्नलिखित 4 में से? राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड कन्फाइनमेंट, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। जो 4 हैं इसमें से आर्टिकल 21 कौन सा नहीं है, कौन सा फिट नहीं बैठ रहा इसमें, ठीक है। तो बताओ कौन सा नहीं बैठ रहा? तो इसका राइट आंसर क्या है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है वो तो अलग आर्टिकल है। ये जो 3 आर्टिकल है ना उसमें ही राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन की बात होती है। तो ये राइट टू लाइफ और प्रोटेक्शन है
ये तीनों लिंक हो रहे हैं कि आप किसी को लंबे कारावास तक नहीं भेज सकते बिना ही उसके, सोलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत कारावास में नहीं भेज सकते, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अमानवीय विहार नहीं कर सकते, भले ही उसको सजा हो रही हो या भले ही अपराधी हो। तो जो आर्टिकल 21 है उसमें जो राइट्स है आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी है, थोड़ा जरूर आप देख सकते हैं। और उसमें वो वाला नहीं था, वो तो 19 वाला था। राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट अगेंस्ट सोलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन इन सोन। ये है राइट, ये क्या राइट टू लाइफ, जिसका की इंटरप्रिटेशन अलग अलग समय पे अलग अलग ऐसे कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये जो कि फंडामेंटल राइट है सारे। ठीक है। प्रोविजन फॉर द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रिजल्ट्स इन, देखो 3 टाइप के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो जो पब्लिक अकाउंट फंड है वो तो LIC वगैरह, ये जो PF वगैरह ये हो गए। कंटीजेंसी फंड है आकस्मिक के लिए, कोई अचानक ऐसी महामारी आ जाए या फिर कोई चक्रवात आ जाए जिसमें कि भूकंप आ जाए बड़े स्तर पे, तो अचानक पैसे की जरूरत पड़े सरकार को, उससे रिलेटेड है। प्रोविजन क्या है इसके इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि अब्सॉर्बिंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, compelling the legislature to approve the expenditure, reducing the legislative control over the executive, providing a safety valve to tide over a crisis। किस पर्पज के लिए ये प्रोविजन है? कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है, क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? तो ये क्या है कि एक क्राइसिस के ऊपर संकट से निपटने के लिए सुरक्षा वाल, मतलब सेफ्टी वाइल का काम करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समझे। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट, क्वेश्चन में ही है एक किस्म से इंटरप्रिटेशन ये कि जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो एक ऐसे डांट सिचुएशन को डील करने के लिए पैसे, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं पूरा। 1950 में पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया था जिसको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950 बोला जाता है। ये कानून है, ये ठीक है, ये एक्ट है। और ये जो फंड है वो दिस फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति है उनके अधीन होता है और वो एडवांस जारी कर सकते हैं, मतलब सरकार उसके माध्यम से खर्चे कर सकती है। जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए खर्चे करते हैं। खर्चे होने के बाद पार्लियामेंट से ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। मतलब ऐसा नहीं पहले बिल पास कराओ, जैसे बाकी ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स पार्लियामेंट से पास करानी होती है, ऐसे नहीं, खर्चे करो, फंड मिलेगा, खर्चे करो। और एक्चुअल में क्या होता है कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, ये फंड उनके राष्ट्रपति के बिहाफ पे वो रखते हैं, मतलब कि जो तिजोरी है वो प्रेसिडेंट के नाम से फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में इसकी होती है। ठीक है। और जैसे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है उसी तरह से ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। कहने मतलब कि ये कम कंट्रोल करती है पार्लियामेंट इसको, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ने बना दिया ये फंड, एक्ट बना दिया, सरकार अब एक्शन लेगी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1150। ठीक है। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो आपको, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे आपके ठीक हो गए, बहुत सारी चीजें आपको समझने में आई होगी। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो जरूर इसका ज्वाइन करें। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आती है, वो आप गूगल से सर्च करें, उसकी चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं बार बार। और ये सिर्फ 50 क्वेश्चन नहीं है, आपको और बहुत सारे क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। ठीक है। आप खुद भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जैसे अलग अलग स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इससे आप ज्यादा क्वेश्चन के कवरेज होते हैं। ये था इस आज की क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।